नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से। शेखावत बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। ऐतिहासिक जीत के बाद ट्रंप ने अपने भाषण में अवैध आव्रजन बंद करने का किया ऐलान। कहा, सीमाओं को सुरक्षित करने का करेंगे काम। ट्रंप ने कहा, नहीं होने देंगे अब कोई जंग। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर दी बधाई। विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को और मजबूत करने पर जोर। कैबिनेट की बैठक में किसान और मध्यम वर्ग को लेकर अहम फैसले। भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाअघाड़ी को बताया महाअनाड़ी गठबंधन। अजीत पवार की एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। महाविकास अघाड़ी ने जारी की 5 गारंटी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने उमर सरकार पर जम्मू कश्मीर में अमन सुकून बिगाड़ने का लगाया आरोप। और बुलेटिन में सबसे पहले ट्रंप की शानदार जीत से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलने पर बधाई दी। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया। कमला हैरिस की हार और ट्रंप की जीत के कारणों में से एक विशेष रूप से लैटिन मतदाताओं के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन कम होना रहा है। ट्रंप को गैर श्वेत मतदाताओं का भी समर्थन मिला है। खासतौर पर बड़ी लैटिन आबादी वाले स्थानों से कुछ चौंकाने वाले बदलाव दिखे हैं। इसका बड़ा उदाहरण मियामी डेड काउंटी में देखने को मिला। एक बड़ी क्यूबा अमेरिकी आबादी वाला यह इलाका डेमोक्रेट का गढ़ था। यहां पर ट्रंप ने दोहरे अंकों में जीत हासिल की है। आखिर वो नतीजा देखने को मिल गया जिसका दुनिया को इस साल सबसे ज्यादा इंतजार था। अमेरिका में अगले 4 साल किसका शासन चलेगा, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कौन होगा, ये भी तय हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मात देते हुए एक बार फिर से ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर दिया है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और देश के कुल 538 इलेक्टोरल वोट में से ट्रंप ने बहुमत के लिए जरूरी 270 के आंकड़े को पार कर लिया। खास बात यह है कि चुनाव में जिन 7 स्विंग स्टेट की सबसे ज्यादा चर्चा रही थी, वहां पर ट्रंप का जादू चला है। एरिजोना, मिशिगन, नेवादा, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने कमला हैरिस को पछाड़ दिया। खास बात यह रही कि एरिजोना में 11, मिशिगन में 15, नेवादा में 6, विस्कॉन्सिन में 10, जॉर्जिया में 16 और पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath
in my body. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर जीत हासिल की है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, जबकि ट्रंप 2020 का चुनाव जो बाइडेन से हार गए थे। इससे पहले 132 साल पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 4 साल के अंतराल पर 1884 और 1892 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं ट्रंप को पॉपुलर वोट में मिली जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई रिपब्लिकन उम्मीदवार ऐसा नहीं कर पाया। पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा पॉपुलर वोट मिले थे। तब ट्रंप इलेक्टोरल कॉलेज में बढ़त के कारण राष्ट्रपति बन पाए थे। बहरहाल अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। रिपब्लिकन ने 4 साल में पहली बार सीनेट में बहुमत हासिल किया। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी रिपब्लिकन पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। ऐसे में ट्रंप की जीत एक ऐतिहासिक जनादेश को पेश करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली और अब चुनावी नतीजों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है अभी तक। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए स्वर्णिम काल होगा। ट्रंप ने भाषण के दौरान अमेरिका के घरेलू मुद्दों से लेकर आगे प्रशासन की नीति तक पर बात की। So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद धन्यवाद भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो आखिरी सांस तक एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका बनाने के लिए लड़ते रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस शानदार जीत से अमेरिका अब स्वर्णिम युग में प्रवेश करने जा रहा है। I believe the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. वहीं अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए शक्तिशाली जनादेश हासिल करने पर ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले की कोशिश का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान ने एक कारण से मेरी जान बख्श दी और वह कारण है हमारे देश को बचाना। God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. ट्रंप ने चुनाव के दौरान अमेरिका की सीमा सुरक्षा और अप्रवासन जैसे मुद्दों से जुड़े वादों को भी दोहराया। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अपने संबोधन में ट्रंप ने संकेत देते हुए ये कहा कि उनके कार्यकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। We want to have borders, we want to have security, we want to have things be good, safe, we want great education, we want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. डोनाल्ड ट्रंप ने इस जीत को अमेरिकी लोगों को समर्पित करते हुए अमेरिका को फिर से महान बनाने पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। भारत, ब्रिटेन समेत कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत वैश्विक तौर पर कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
incredible. अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार वापसी पर दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बेहतरीन संबंधों के कुछ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। आगे उन्होंने कहा कि आपके अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं के क्रम में मैं भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नए सिरे से आगे बढ़ाने की आशा करता हूं। आइए एक साथ मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। हालांकि बधाई देने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कुछ खास अंदाज में ट्रंप को बधाई दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई मौकों पर इजराइल का खुलकर साथ दिया था। यहां तक कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान ही जेरूसलम को इजराइल की राजधानी भी घोषित कर दिया था। बहरहाल इजरायली पीएम ने बधाई देते हुए लिखा कि प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए आपको बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी वापसी अमेरिका के लिए नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है। आपका सच्चा दोस्त बेंजामिन और सारा नेतन्याहू। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मजबूत अमेरिका के युग की आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में यूक्रेन के लिए निरंतर मजबूत द्विदलीय समर्थन पर भरोसा करते हैं। अपने संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि वैश्विक मामले में ट्रंप की शक्ति के माध्यम से शांति की प्रतिबद्धता की हम सराहना करते हैं। ये वो ही सिद्धांत है जो कि यूक्रेन को शांति के करीब ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा कि आपके और मेरे विश्वास के साथ, सम्मान और महत्वाकांक्षा के साथ अधिक शांति और समृद्धि के लिए हम 4 साल तक आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं जीत को लेकर आश्वस्त होने के बाद फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक रैली को संबोधित किए जाने के तुरंत बाद अपने बधाई संदेश में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि नए अमेरिकी प्रशासन के तहत ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंध प्रगाढ़ होना जारी रहेगा। स्टारमर ने ट्रंप को दिए बधाई संदेश में विशेष संबंध का जिक्र किया। ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत पर दुनिया भर से जहां बधाई संदेश मिल रहे हैं, तो वहीं रूस का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन अभी ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे। क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि वो ट्रंप की नीतियों को देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रूस के लिए अमेरिका अमित्र देश की श्रेणी में है। वहीं तुर्की, जर्मनी, इटली जैसे अधिकतर यूरोपीय देशों के नेताओं ने भी ट्रंप की जीत से उत्साहित होकर उनके प्रशासन के साथ आने वाले समय में गहरे और प्रगाढ़ संबंधों की उम्मीद जताई है। और आइए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता देती है, इसलिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और मजबूत किया जा रहा है। कैबिनेट ने एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी डालने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी, ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें। मेधावी विद्यार्थियों के लिए बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक बड़ी खबर लेकर आई है। देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को धन की कमी के चलते अपनी पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े, इसके लिए मोदी सरकार ने अहम योजना को मंजूरी दी है। मेधावी छात्रों को सस्ता कर्ज देने और राहत के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है।
अगले 5 साल के लिए कुल 3,600 करोड़ रुपए की इस योजना के जरिए 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को हर साल कम से कम 1 लाख मेधावी छात्र छात्राओं को फायदा हो सकेगा। कुल 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए 3% ब्याज छूट भी दी जाएगी। पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत बैंक आसानी से छात्र छात्राओं को कर्ज मुहैया करा सकेंगे और ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। 10 लाख तक लोन जिसमें रियायत भी रहेगी, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहेगी, ऐसे एक महत्वाकांक्षी योजना आज पारित किया गया। देश की 860 NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर उनको आर्थिक मदद चाहिए होता है तो ये लोन उनके लिए उपयुक्त हो पाएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक और अहम फैसला लिया है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI को और मजबूत बनाने के लिए इसके इक्विटी कैपिटल में 10,700 करोड़ रुपए और बढ़त करने का फैसला किया गया है। इससे FCI की क्षमताओं में विस्तार होगा और अनाजों के बेहतर भंडारण में भी मदद मिलेगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का FCI में इन्फ्यूज किया जाएगा। So that means as FCI will be able to do much more than what it has been doing, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए हैं। एक तरफ जहां रिकॉर्ड सरकारी खरीद हो रही है तो वहीं 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। FCI को और मजबूत बनाने के मोदी सरकार का फैसला किसान और उपभोक्ता के हित के दिशा में उठाया गया एक और अहम कदम है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने पर हमारे युवाओं को बधाई। इस योजना से युवाओं की सफलता की राह में आने वाली एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। गारंटी मुक्त शैक्षिक ऋण योजना की कल्पना करके मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी छात्र अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा से वंचित न रहे। हमारे युवाओं को हमारे देश के भविष्य के अग्रदूत के रूप में विकसित करने के लिए पोषण प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय खाद्य निगम में इक्विटी निवेश को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी। इस कदम से FCI की MSP पर खाद्यान्न खरीदने, आवश्यक स्टॉक बनाए रखने और बाजार मूल्यों को स्थिर करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी, इस निर्णय के लिए धन्यवाद जो हमारे किसानों को सशक्त बनाता है और पूरे भारत में परिवारों के लिए कल्याण सुनिश्चित करता है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए देश भर में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी DLC अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। पेंशनर्स को अपने डिजिटल सर्टिफिकेट जमा करने में सहूलियत दी जा रही है। इस अभियान में अब तीसरे चरण के लिए देश के 800 शहरों में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शिविर लगेंगे। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में
फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू है। इसमें पेंशन वितरण बैंक, पेंशन भोगी कल्याण संघ, UIDAI और जीवन प्रमाण देश के सैकड़ों शहरों में DLC अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि DLC 3.0 अभियान तीसरा अभियान है, इसलिए अनुभवों से सीखकर इसे और ज्यादा विस्तार देने का काम किया जा रहा है। इस अभियान में हमने मानवीय पहलुओं को बढ़ावा देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री ने इस अभियान से संबंधित जानकारियों वाली 2 कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। मोदी जी के आने के बाद सन 2014 के बाद जो इस प्रकार के अभियान प्रारंभ हुए हैं, न केवल पेंशन विभाग ज़्यादा और अधिक वाइब्रेंट हुआ है, बल्कि उसमें एक ह्यूमन टच भी सरकार की ओर से आउटरीच का काम हुआ है। मोदी जी ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, तो ये भी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि ये संस्थाएं, ये एसोसिएशंस जो सेवानिवृत्त अधिकारियों की हैं या कर्मियों की हैं, यही सबसे अधिक इस अभियान को फैलाने में कामकाज करती रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है, इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की इजाजत दीजिए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सकें। उच्च न्यायालय ने कहा कि आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते, रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अजीत पवार की एनसीपी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई चुनावी वादे किए गए हैं। वहीं भाजपा ने बागियों पर सख्ती करते हुए 40 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मतदान में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से तरह तरह के वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में अजीत पवार की एनसीपी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में एनसीपी पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एनसीपी ने लाडली बहन योजना में दी जाने वाली राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया है। साथ ही घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही अजीत पवार ने कहा कि सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर नए महाराष्ट्र का विजन प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती में जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एकजुट रहने की बात कही। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं और एक लाइन की बात यही है कि बंटो मत। बंटो मत। बंटे थे तो कटे थे, एक है नेक है, यानी बंटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है। महाराष्ट्र में बागियों से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन तोड़ने वाले अपने 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को निष्कासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के अनुरोध के बावजूद नामांकन फॉर्म वापस नहीं लेने के कारण पार्टी की ओर से यह कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 5 गारंटी जारी की हैं। इन गारंटियों में महालक्ष्मी योजना, महिलाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता मिलेगी और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी। कृषि समृद्धि योजना, पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपने ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान प्रदान किया जाएगा। युवाओं को वचन, महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। कुटुंब सुरक्षा योजना, महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। समानता की गारंटी, हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना की जाएगी। जाति जनगणना के बाद हम आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देंगे। महालक्ष्मी योजना, 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अफवाहें फैलाने और गुमराह करने वाला बताया। मुंबई देवी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शाइना एनसी ने यह बात महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की संविधान सम्मान सम्मेलन पर कही। राहुल गांधी जी को एक नए स्क्रिप्ट राइटर की आवश्यकता है, क्योंकि अफवाहें वो फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार नहीं होता है। संविधान को कोई खतरा नहीं है, कहीं भी कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया, प्रियम्बल स्कूल तक लेके गए। तो राहुल गांधी, आपका नैरेटिव बदल दीजिए, आपके स्क्रिप्ट राइटर को बदल दीजिए, क्योंकि जो सोच विचार नहीं है, आप घुमा फिरा के लोगों को फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने आपको ठुकराया है। तो महाराष्ट्र की जनता को पता है कि 20 तारीख को क्या करना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नागपुर में रैली को संबोधित किया। महाराष्ट्र में भी राहुल संविधान को बचाने को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर डीडी न्यूज के संवाददाता निशांत राय ने महाराष्ट्र के भाजपा प्रवक्ता अजय पाठक से बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय पाठक जी। पाठक जी, राहुल गांधी नागपुर दौरे पर संविधान के सम्मान को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार कभी भी संविधान का सम्मान नहीं किया, और राहुल गांधी जो संविधान लेकर के चल रहे हैं, वो संविधान को देखिए कि वो संविधान किस तरह का है, वो संविधान का कलर क्या है, वो क्या किन लोगों को इंडिकेशन देना चाहते हैं। वो संविधान का कलर रेड कलर का है, और रेड कलर किसका प्रतीक है? ये उन्हीं लोगों का प्रतीक है जो जिन लोगों ने देश को विखंडित करने का काम किया। जहां तक संविधान की बात है, संविधान को मानने वाले नहीं है, ना ये ना इनका परिवार। राहुल गांधी की दादी को देख लीजिए, राहुल गांधी के पिता को देख लीजिए, और राहुल गांधी को स्वयं देख लीजिए। उन्होंने जो संवैधानिक रूप से बिल पास हुआ उसको फाड़ करके प्रधानमंत्री के मुंह पे फेंक देने वाले राहुल गांधी, ये किस तरह से संविधान की चर्चा और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि विपक्ष ने संविधान को मुद्दा बनाया। महाराष्ट्र चुनाव में भी कहीं ना कहीं संविधान ही मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, एक बार काट के हांडी चढ़ गई और इस देश की जनता जान गई कि ये लोग झूठा नैरेटिव सेट करते हैं, झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। राहुल गांधी जो संविधान लेकर के चल रहे थे, राहुल गांधी जब यहां से 99 सीटें पाए, उसका फीवर चढ़ गया, तो अमेरिका में जाके बोलते हैं कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, जब हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण को उठा के फेंक देंगे, आरक्षण बदल देंगे, और नाना पटोले उस पर मोहर लगाते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सत्य कहा। तो यहाँ का महाराष्ट्र की जनता जान रही है कि ये लोग सिर्फ और झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कहना है बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक का। और संविधान को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, पहले इस संविधान की धज्जियां विपक्ष ने उड़ाने का काम किया है, कहना है बीजेपी का। कैमरा पर्सन सुनील के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, नागपुर।
झारखंड में 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। भाजपा ने राज्य की जेएमएम सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बनाया है, तो जेएमएम अपने 5 साल के कामों को गिनाकर जनता से वोट मांग रही है। झारखंड विधानसभा के लिए प्रचार जोरों पर है। साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। जहां भाजपा ने राज्य की जेएमएम सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बनाया है, तो जेएमएम अपने 5 साल के कामों को गिनाकर जनता से वोट मांग रही है। पोटका विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मीरा मुंडा खुद को झारखंड की बेटी बताकर वोट मांग रही हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जनता मौजूदा जेएमएम सरकार से तंग आ चुकी है। झारखंड में चुनाव को लेकर आम जनता उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में राज्य की सरकार इंडी गठबंधन की सरकार है, लोग काफ़ी त्रस्त है, लोग परेशान है। आज इस सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम किया, राज्य के लोगों को छलने का काम किया। मैं यहाँ की बेटी हूँ, इस झारखंड प्रदेश की, और बाहरी भीतरी का सवाल ये बहुत ही खराब बात है जो फैलाया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ रहेगी कि नहीं, कार्यालय खुलेगा कि नहीं, इस तरह पर कई चीजें सवाल हो रहे थे कि मैं हमेशा यहाँ उपलब्ध रहूंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए भाजपा के वादों को नकार दिया, तो वहीं गांडेय विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने जेएमएम सरकार के कामों को गिनवाया। हमारा लोगों के बीच में जो कहना है वो हम कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। निर्णय जनता को लेना है, उनसे पूछिए कि 13 तारीख को क्या करेंगे। हमारी 40 लाख तक लोगों को पेंशन दिया गया है, हमारे 25 लाख परिवारों को अब वो आवास दिया गया है, हमारे 20 लाख धारकों को हरा राशन कार्ड दिया गया है। झारखंड विधानसभा की 81 विधानसभा सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। जनता किस पर भरोसा करती है, ये 23 नवंबर को नतीजों से पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने चुनावों में मतदाताओं को किसी तरह के प्रलोभन से बचाने के लिए इन राज्यों में 558 करोड़ रुपए की नकदी, मुफ्त सामान, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की हैं। चुनावों की घोषणा के बाद से अकेले महाराष्ट्र में ही करीब 280 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। झारखंड में अब तक 158 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। दोनों राज्यों में इस चुनाव में 2019 के चुनाव के मुकाबले 3.5 गुना यानी कि 3.5 गुना अधिक जब्त की गई है। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र से 103.61 करोड़ रुपए की जब्ती की गई थी। वहीं झारखंड में 18.76 करोड़ रुपए की जब्ती की थी। इन जब्तियों में 40% से अधिक मुफ्त सामान है। पलामू की राजनीति में धुरंधर माने जाने वाले नेताओं के राजनीतिक रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। झारखंड में 2024 के चुनाव में पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय डाल्टनगंज विधानसभा भी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इस बार भाजपा प्रत्याशी आलोक चौरसिया और कांग्रेस उम्मीदवार झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। देखिए डाल्टनगंज विधानसभा से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से पलामू की राजनीतिक मैदान का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में डाल्टनगंज विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। डाल्टनगंज में पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,98,314 मतदाता हैं, जिसमें से 2,04,257 पुरुष, 1,94,055 महिला और 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय डाल्टनगंज का विधानसभा क्षेत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैला है। यहाँ का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि हर वर्ग, हर दल या प्रत्याशी को भरोसा दिलाता है। डाल्टनगंज विधानसभा भाजपा प्रत्याशी आलोक चौरसिया का कहना है कि पिछले 5 सालों में झारखंड सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, जिससे जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ रही है और मुद्दा सिर्फ यही है कि झारखंड में जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इससे जनता त्राहिमाम है।
आप देखे होंगे कि झारखंड का जो कार्य होना चाहिए, जिस कार्य को लेकर वर्तमान की सरकार इसे यहाँ पे सरकार बनाए थे, युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, अन्य ऐसी परमंडल में रोजगार के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सब धराशायी होते नज़र आ रहा है। हो ही गया, उसमें कहीं कुछ है नहीं। तो आज जनता का एक ही विश्वास है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। कांग्रेस के प्रत्याशी के एन त्रिपाठी का कहना है कि 5 साल में हुए विकास को लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं। स्थानीय विधायक ने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया है, जिसको लेकर जनता में नाराजगी है। पलामू में रोजगार नहीं है, लोग बाहर पंजाब, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद लोग कमाने जा रहे हैं। अब हमें बाहर नहीं कमाने जाने देना है पलामू के लोगों को, झारखंड के लोगों को। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे पहला चीज है सिंचाई मुद्दा है। अगल बगल जितने क्षेत्र में कहीं पानी का व्यवस्था नहीं। 10 साल से जो बेरोजगारी यहाँ पड़ा हुआ है, 10 साल का विधायक एक काम नहीं किया, न तो शिक्षा को उत्थान किया है, न रोजगार का उत्थान किया है, और न ही पानी का साधन किया है। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय डाल्टनगंज विधानसभा को लेकर चुनावी समीकरण की तस्वीर अब साफ हो गई है। इस सीट पर इस बार भी मुकाबला पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच ही है, लेकिन कोई भी मुकाबला किसी भी दल या प्रत्याशी के लिए आसान नहीं है। झारखंड का बिहार कहे जाने वाला पलामू अपनी राजनीतिक चेतना और संवेदनशीलता के कारण अलग पहचान रखता है। इसलिए यहाँ की राजनीति हमेशा दलों के साथ नेताओं की भी अग्नि परीक्षा लेती है। कांग्रेस को अपने आधार वोटरों पर भरोसा है और बीजेपी प्रत्याशी 5 साल में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने सहयोगी विजयन तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, डाल्टनगंज, झारखंड। केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की शक्ति सर्वोपरि होती है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत सकारात्मकता और प्रगति की है। What we need most is positivity. What we need most is progress. What we need most, we need desperately, is leaders and representatives who work for us, who try their best to resolve our problems and to give us a better future. महाराष्ट्र के नागपुर का संतरा बाजार पूरी दुनिया में संतरों के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर को संतरे की नगरी भी कहा जाता है। ऐसे में इस बार संतरा बाजार के व्यापारियों की विधानसभा चुनाव में मुद्दों को जानने के लिए डीडी न्यूज संवाददाता निशांत राय ने नागपुर के संतरा व्यापारियों से खास बातचीत की। नागपुर का जब भी जिक्र होता है तो संतरों का जिक्र होता है, और संतरों की नगरी में जब आप पहुंचे हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। विदेशी अगर सैलानियों की बात करें तो उनका किस तरीके से संतरों के प्रति रुख रहता है? सर अभी विदेशी लोगों का तो सर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जो कस्टम की ड्यूटी जो लगाए थे, जो बांग्लादेश नागपुर से जो एक्सपोर्ट होता था, उस पे कस्टम की ड्यूटी इतनी लगा दी है सर कि यहाँ से नागपुर का संतरा बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा है। मैं खाली बांग्लादेश की बात करता हूँ। बांग्लादेश पे पहले 280 रुपये एक पेटी पे लेते थे, अभी वो बढ़कर 600 या 700 रुपये पेटी उन्होंने करवा दिए, तो उनको अफोर्ड नहीं होता है इतना। इस वजह से संतरों के दाम इतने कम हो गए इस बार कि पूछो मत। संतरे 7 रुपए से लेकर 20 रुपए बिक रहे, और किसानों को जो मुआवजा चाहिए, जो साल भर पेड़ पे पालते, जो मुआवजा मिलने को ना, वो बिल्कुल नहीं मिलता है। इस बार मुद्दा रहेगा जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे कि जो भी सरकार आएगी वो संतरों के कम से कम उचित दाम लगाए। हाँ, वो तो सर उसको देखना ही पड़ेगा ना। किसान साल भर पालता है और उसको जब मुआवजा अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका भरण पोषण कैसा होगा, फिर वो जरूरी है। व्यापारी हैं और व्यापारियों की अपनी अपनी डिमांड है, जिनको लेकर वो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नागपुर के संतरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में डिमांड में जरूर रहते हैं, और ये संतरों की नगरी अपने आप में संतरों की वजह से ही जानी जाती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, नागपुर।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। समारोह में उपराष्ट्रपति ने राज्य की 36 विभूतियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जो कि पूरे देश के लिए एक बड़ा उदाहरण है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को साधुवाद का पात्र मानता हूं। गत चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 19 महिलाओं का जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, पर सबसे बड़े संतोष की बात है कि इसमें जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की जो महिलाओं की संख्या है, वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। ये राज्य पूरे राष्ट्र के लिए मिसाल है। आज का छत्तीसगढ़ सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था का एक नया अध्याय लिख रहा है। प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व है, कुशल नीति निर्माण से छत्तीसगढ़ ने विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश मामलों के संसदीय पैनल के सामने आज पेश हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों से संबंधित संसदीय समिति विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों की समीक्षा कर रही है। इस दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। चित्रकूट में आयोजित पंडित रामकिंकर जन्म शताब्दी समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सहभागिता की। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि वर्तमान समय में कुछ ताकतें भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य की विजय निश्चित है। तो जीवन परिवर्तन होता है तो दुनिया को उदाहरण मिलता है। आज भारत से आशा करने की है, एक तरफ स्वार्थ के भय से उभरते भारत को दबाने में प्रयास हो रहा है, लेकिन वो सत्य को दबाने के प्रयास है। सत्य कभी दबता नहीं, सत्य कभी मरता। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में देपसांग में गश्त बहाली पर बातचीत नाम से प्रकाशित लेख को भारतीय सेना ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि समाचार पत्र में प्रकाशित विषयगत लेख काल्पनिक है और तथ्यों से परे है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध किया है कि वो ऐसे संवेदनशील लेख प्रकाशित करने से पहले तथ्यों को सत्यापित कर लें और उचित संपादकीय विवेक का प्रयोग करें। गौरतलब है कि लेख में कहा गया है कि चीनी पक्ष ने गश्त की सीमा पर आपत्ति व्यक्त की है। साथ ही लेख में बताया गया था कि चीनी सेना ने पेट्रोलिंग रूट पर अपनी असहमति व्यक्त की है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक 21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन की सेनाओं ने लंबी बातचीत के बाद LAC से लगे देपसांग और डिमचोक से पीछे हटने का फैसला किया था। वहीं भारतीय पक्ष ने अपने पारंपरिक गश्त वाले क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू कर दी है। दोनों पक्ष आम सहमति का पालन कर रहे हैं और किसी भी पक्ष द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई है। भारत दौरे पर आए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के प्रतिनिधियों ने एग्रीवोल्टिक्स फार्म का दौरा किया। दिल्ली के नजफगढ़ स्थित फार्म में गए प्रतिनिधियों ने खाद्य और ऊर्जा के लिए भूमि का अधिकतम उपयोग देखा। एग्रीवोल्टिक्स एक दोहरे उपयोग वाली प्रणाली है जहां सोलर पैनल को इस तरह से ऊंचाई पर लगाया जाता है कि उनके नीचे फसलें उगाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के प्रतिनिधियों ने हाल ही में भारत में नवाचार के लिए किए गए प्रयासों को देखा। उन्होंने दिल्ली के नजफगढ़ में स्थित एग्रोवोल्टिक्स फार्म का दौरा किया। इस फार्म का संचालन इंडिया एग्रीवोल्टिक्स अलायंस करती है और यहां भारत कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन को मिलाकर अपनी सतत विकास की जरूरतों को पूरा कर रहा है। एग्रीवोल्टिक्स एक दोहरे उपयोग वाली प्रणाली है जहां सोलर पैनल को इस तरह ऊंचाई पर लगाया जाता है कि उनके नीचे फसलें उगाई जा सकें। इस तरीके से भूमि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिससे कृषि और ऊर्जा उत्पादन एक साथ हो सकते हैं। पैनल ऊंचे ढांचे पर लगाए जाते हैं और इन्हें साफ करने के लिए रास्ता दिया जाता है, जिससे कृषि का काम बिना किसी दिक्कत के चलता रहता है।
पैनल की कतारों के बीच गोभी जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जिसे इंटरस्पेस क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ आधुनिक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होता है, जो प्रकाश और छाया के पैटर्न का अध्ययन कर फसल को सही मात्रा में धूप पाने में मदद करता है, जो फसल की उपज के लिए बेहद जरूरी है। You continue producing the food and you're also producing energy. And I've actually been discussing with him and saying, but I think you could even do better. For example, if you used hydroponics, so where you can have different levels of crop, and that would reduce the time you actually take to recoup the money. So it is an appropriate technology. When properly used, you can actually, is also employing a number of people. He's producing food, he's producing energy, he's employing people, and then it feeds into his other enterprise. भारत को खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा की जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाना है। 2050 तक खाद्यान्न की मांग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कृषि भूमि की जरूरत बढ़ जाएगी। इसी के साथ नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सौर और पवन ऊर्जा के लिए भी बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होगी। भारत का एग्रीवॉलिटिक्स सतत विकास का अनुपम उदाहरण पेश करता है, जिसके जरिए खाद्य और ऊर्जा की जरूरतों को संतुलित कर भारत दुनिया में मिसाल बन सकता है। क्या पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, नजफगढ़, दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल दिल्ली के महिपालपुर में डेटा सेंटर बनाएगा। तटरक्षक बल के उप महानिदेशक और महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बडोला ने प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टियर 3 के तहत डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। नवीनतम तकनीक से लैस ये डेटा सेंटर महत्वपूर्ण आईटी संसाधनों की निगरानी और प्रशासन के लिए मस्तिष्क केंद्र के रूप में काम करेगा, जिससे तटरक्षक बल के प्रशासनिक कामकाज को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। जैव खतरों की रोकथाम और जैव सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने ऑपरेशनल गाइडेंस के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोसेफ्टी लेवल यानी कि BSL 3 रोकथाम सुविधा की स्थापना और सर्टिफिकेशन के लिए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक संबंधित संगठनों के साथ BSL 3 सुविधा के सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म को बनाया गया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थाएं और ऑटोनॉमस बॉडीज को संबंधित मंत्रालय से ही अप्रूवल मिलेगा, जबकि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संस्थाओं को DHR, ICMR या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा अप्रूव किया जाएगा। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली अन्य संस्थाओं को DBT सर्टिफाई करेगा। रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे गैर सरकारी संगठनों के आवेदन की समीक्षा DBT द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति करेगी और BSL 3 सुविधा के सर्टिफिकेशन के लिए RCGM DBT के को रिकमेंड करेगी। भारत सरकार का संबंधित मंत्रालय BSL 3 सुविधा के प्रमाणीकरण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है। इस समिति में प्रमाणन के लिए आवेदन की समीक्षा करने और संबंधित मंत्रालय को सिफारिशें भेजने के लिए संबंधित विशेषज्ञ वैज्ञानिक, इंजीनियर और CPCB के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संबंधित मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन तक DBT द्वारा गठित BSL 3 सुविधा के सर्टिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट कमेटी विचार कर सकती है। गाइडलाइंस की ज्यादा जानकारी इस वेबसाइट पर मिल सकती है, जिसका नाम है ibkp.dbtindia.gov.in। इस पर तमाम जानकारी उपलब्ध है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाने के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऋण समझौते पर सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और ADB की ओर से भारत में इंडिया रेजिडेंट मिशन की निदेशक मियो ओका ने हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है जो बाढ़ और जलवायु और पर्यावरणीय में हो रहे परिवर्तन के कारण भूस्खलन जैसे जोखिमों से निपटने में सक्षम हो और उत्तराखंड की आबादी की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुनिश्चित हो सके। यह परियोजना प्रबंधन, जलवायु और आपदा रोधी योजना अपने स्रोत में राजस्व सृजन और लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिए राज्य एजेंसियों में क्षमता निर्माण भी करेगी। उत्तराखंड के आर्थिक केंद्र हल्द्वानी में यह परियोजना परिवहन, शहरी गतिशीलता, जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और सभी सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाएगी। इसके अतिरिक्त
इससे कुशल और जलवायु अनुकूल जलापूर्ति प्रणालियों को विकसित करके 4 शहरों चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा। परियोजना के तहत हल्द्वानी में 16 किलोमीटर लंबी जलवायु अनुकूल सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी। साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। आपदा के समय शहर में बचाव के लिए बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 36 किलोमीटर लंबी वर्षा जल निकासी और सड़क किनारे नालियों का निर्माण किया जाएगा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी। लोगों को सार्वजनिक सेवाएं और बेहतर ढंग से मुहैया कराने के लिए हरित प्रमाणित प्रशासनिक परिसर और बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक शक्तिशाली उत्सव, जिसमें पारंपरिक और लोक कलाओं के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर गणमान्य शख्सियतों ने कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों का आनंद मिला, जिसने विविधता में एकता के सार को जीवंत कर दिया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक और लोक कलाओं के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर गणमान्य शख्सियतों ने कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दर्शकों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों का आनंद उठाया, जिसने विविधता में एकता के सार को जीवंत कर दिया। संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती, संगीत का कोई मजहब नहीं होता, संगीत सबके लिए है और संगीत की अपनी एक अलग भाषा है जो सभी के दिलों को छूती है। 2 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाला कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम अपनी पारंपरिक और लोक कलाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है। इस मौके पर केरल से आए कलाकारों ने अपनी लोक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। कावेरी गंगा का प्रोग्राम अटेंड किया, अपना ट्रिप के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा है। इधर आया, हम लोग पहले बार आया बॉम्बे में एक प्रोग्राम के लिए कावेरी गंगा का प्रोग्राम किया, सब लोग खुशी है। इमर्सिव तकनीक और आधुनिक प्रस्तुति के अभिनव उपयोग के माध्यम से अमृत परंपरा ऐसे यादगार अनुभव बनाने का प्रयास करती है जो भारत की कलात्मक विरासत का जश्न बनाए और विविधता में एकता के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दे। एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां इसकी बानगी प्रस्तुत कर रही थी। पंडित जयतीर्थ बेवुंडी की हिंदुस्तानी वोकल की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सबका दिल जीत लिया। बांसुरी पर राकेश चौरसिया और सरोद पर उस्ताद अमजद अली खान जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत उल्लेखनीय प्रस्तुतियां सबसे खास रही। हाँ, इसका मैसेज यही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो संगीत है, म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, लाइक फ्लावर्स, एयर, वाटर, फायर, फ्रेग्रेंस। तो इतना डाइवर्स हमारा कल्चर है और दुनिया के लोग इसको बड़ी इज्जत करते हैं। शाम का समापन तमिलनाडु की मीनाक्षी श्रीनिवासन द्वारा एक आकर्षक भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसमें सुंदरता और कहानी कहने का सहज मिश्रण था। इस प्रस्तुति ने वहां उपस्थित सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। अमृत परंपरा दिल्ली के दर्शकों को भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में डूबने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। देश भर के कलाकारों को एक साथ लाकर ये उत्सव भारत की पारंपरिक कलाओं के लिए एकता और आपसी प्रशंसा का माहौल बनाता है। कावेरी मीट्स गंगा भारत की कलात्मक परंपराओं की एक खूबसूरत यात्रा का जश्न है। कावेरी मीट्स गंगा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, जब भारत की लोक कलाएं और संस्कृतियां आपस में मिली। कैमरा पर्सन मोर मुकुट के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 15, 16 और 17 नवंबर को 12वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत की अष्टलक्ष्मी कहे जाने वाली उत्तर पूर्व के राज्यों के खाने, पोषक, कला, संगीत को पेश किया जाएगा। साथ
साथ में दिसंबर में नागालैंड में होने वाले 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल पर भी फोकस किया जाएगा। With this Hornbill Festival, which it's not only a festival only exclusively only for the people of Nagaland, but it is a festival where a lot of people come from across the country as well as the world. This year's we have country partners, 3-4 countries which are partnering the Hornbill Festival. Our state partner is Assam. So together we are going to celebrate the 25th anniversary of the Hornbill Festival from 1st December to 10th of December. और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।